हेलो। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अध्याय है इसमें हम लोग लोकलाइज्ड स्वेलिंग्स स्वेलिंग्स में क्या थी, उत्सेद सामान्यात। उत्सेद यानी उभार होना ही एक प्रकार का स्वेलिंग्स के लक्षणों में शुमार है। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है उत्सेद सामान्य। जिस प्रकार ज्वर में संताप लक्षण था, इस प्रकार उत्सेद सामान्य है इस प्रकार के चौथु में शोथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सोफस्तु गात्रावश्रिता, गात्र के अवयव में स्थित सोफों के बारे में स्थान दूष्य आकृति नाम भेदात। किन किन भेदों से? स्थान दूष्य आकृति नाम भेदात अनेक संख्या कथचित तेषाम निदर्शनार्थम गदतो निबोधा। इनके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोई श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं था, नॉन इंपॉर्टेंट श्लोक, बट आगे देखिए। सिरह शोथ सबसे पहला आ रहा है। सिरह यानी सिर के अंदर का शोथ। सिर में जब शोथ की समस्या उत्पन्न होती है उस विषय में, इसको बोलते हैं सेलुलाइटिस ऑफ हेड। इसको क्या बोलते हैं? सेलुलाइटिस ऑफ द हेड। याद रखिएगा। दोषास्त्रयः स्वैः कुपितः निदाने कुर्वन्ति सोफम शिरसः सुघोरम। दोषास्त्रय यानी ये जो डिजीज है सेलुलाइटिस ऑफ हेड, ये त्रिदोषज है और अपने कारणों से कुपित हुआ, अपने निदानों से। कुर्वन्ति सोफम शिरसः सुघोरम, तो ये सेलुलाइटिस ऑफ द हेड है और ये त्रिदोषज है, तीनों दोषों से उत्पन्न हुआ शोथ है। आगे देखिए, आगे हम लोग बात कर रहे हैं सालूक की। इसको आचार्य सुश्रुत ने कंठ सालूक नाम से वर्णित किया है और इसकी साध्यता बताई है शस्त्र साध्य। तो अभी हम लोग चरक का पढ़ लेते हैं। इसको मॉडर्न में क्वाइंसी बोला जाता है। क्विंसी या क्वाइंसी इसको बोला जाता है। तो अंतर गले घुरघुरी कान्वितम च सालूक उच्छ्वास निरोधकारी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसको क्या बोलते हैं? सालूक को मॉडर्न में क्या बोलते हैं? क्विंसी। और सालूक की परिभाषा में लिखा हुआ है अंतर गले यानी गले के अंदर है, घुरघुरान वितम च, इसके अंदर घुरघुराहट की आवाज आएगी। सालूक उच्छ्वास ने, मतलब अंदर तो वायु चली जा रही है बट बाहर नहीं आ पा रही है, यानी बाहर आते वक्त कोई ना कोई इसमें अवरोध आ जा रहा है। उच्छ्वास निरोधकारी कौन सा है, आपसे ये पूछा जाएगा और आपको क्या करना रहेगा? क्विंसी या फिर सालूक पर टिक करना रहेगा। इसमें क्या क्वेश्चन आता है? सुघोरम। सुघोरम किस शोथ के लिए सुघोर कहा गया है? तो कौन से? सिरह शोथ के लिए। शोफा शिरसा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सालूक देखिए, सालूक यहाँ पर है। आचार्य सुश्रुत की यदि बात करें हम, तो कोलास्थि मात्रम कफ संभवो ग्रंथिर गले कंटक सालू भवेत भूत कंटक शूक भूत खरह स्थिर शस्त्र निपात, यानी शस्त्र से साध्य है। आपको दो बात याद रखनी है और इसको कंठ सालूक के नाम से कहा गया है। शस्त्र निपात साध्यस्त कंठ शालुक पिति। तो कंठ शालुक सुश्रुत वाला चरक का सालूक है, जो कि अंतर गले घुरघुरान वितम, घुरघुर शब्द उत्पन्न करता है। और कौन सी वायु को रोकता है, आप लोग बताइए? उच्छ्वास की निश्वास, मतलब अंदर वाली या बाहर वाली? हाँ, बाहर जाने वाली वायु को रोकने का काम करने किस रोग में होता है? शालूक में। शालूक को मॉडर्न में क्या बोलते हैं? क्विंसी। हाँ, क्विंसी बोलते हैं। तो और सुश्रुत में कंठ शालूक बोला गया है इसी को, और इसका देख लीजिए डेफिनेशन सुश्रुत का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं विडालिका पर। अब ये जो विडालिका रोग है, विडालिका कहाँ का रोग है? गले का रोग है। ये विडालिका है, विपादिका नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे, विडालिका है। इसके बारे में देखिए, गलस्य संधो चिबुके गले च
सदाहरागः श्वसनाशु च उग्र। मतलब सदाह राग, ये सब इन्फ्लेमेटरी साइन एंड सिम्टम। गलस्य संधो चिबुक, ये 3 प्रदेश में होने वाला है। श्वसनाशु च उग्र, तो भयंकर शोष उत्पन्न करता है, सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है इसमें। अब इसकी जो है वलय अगर आकार की हो गई तो ये असाध्य की कंडीशन में चली जाएगी। सोफो भृषा अर्तितस्तु विडालिका, तो इसको विडालिका कहते हैं। स्याद आंग्ले वलयीकृता, तो ये जब वलयकृति अगर हो गई तो विडालिका वाला असाध्य हो जाता है। ये देख लीजिए, यदि यही शोथ गले में चारों तरफ बेलनाकार हो जाए, वलयकार हो जाए तो वह शोथ रोगी को मार डालता है। इसको बोलते हैं लुडविग्स एंजाइना। क्या बोलते हैं इसको? लुडविग्स एंजाइना बोलते हैं, भूलिएगा मत। विडालिका जो है गले की ही बीमारी है, 3 जगह हो रही है। और अगर ये पूरा अगर वलय हो गया तो ये इंसान को मार डालती है। वलयकार छल्ला, वलय को बोलते हैं छल्ले, जैसे चाबी के छल्ले होते हैं उसमें चाबी आगे लगी रहती है। तो ऐसा कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि विडालिका में कहाँ कहाँ होता है, तो गलस्य संधो चिबुक 3 जगह होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा कौन सा है जो वलयकार होने पर असाध्य हो जाता है, तो विडालिका आंसर आएगा। इसको लुडविग्स एंजाइना बोला जाता है इंग्लिश में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तालु विद्रिधि के बारे में। तो पैलेटिन एब्सेस इसको बोला जाता है, पैलेटल एब्सेस। तो पैलेटल ऊपरी क्षेत्रों को बोलते हैं, माउथ के ऊपरी भागों में पैलेटल बोलते हैं इसको। तो पैलेटल ऊपर अगर विद्रिधि हो रही है, यहाँ पर देखिए एब्सेस, पैलेटल एब्सेस इसको बोलते हैं तालु विद्रिधि। ये किसके अंदर? चौथु के अंतर्गत है। स्यात् तालु विद्रिधि अपि दाह राग पाक अन्वितम तालुनि स त्रिदोषात्, ये त्रिदोषज से होता है। अगला देखिए, जिह्वोपरिष्टा उपजीविका स्यात् कफादस्ताद् अधः जीविका, मतलब ऊपर वाली जीविका यानी उपजीविका हो या अधः जीविका, दोनों ही कफ संभूत होते हैं, मतलब कफ से उत्पन्न होते हैं। अधः उपजीविका भी कफ से हो रही है, अधः जीविका भी कफ से ही हो रही है। और कफ, इन दोनों को कहते क्या है? ऊपर वाले को सुपरफिशियल ग्लोसाइटिस बोलते हैं, उपजीविका, और अधिजीविका को सबलिंगुअल ग्लोसाइटिस बोलते हैं। तो सुपरफिशियल जो है ग्लोसाइटिस, एक सेकंड में, तो इसमें जो है सुपरफिशियल ग्लोसाइटिस और सबलिंगुअल ग्लोसाइटिस, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग उपकुश के बारे में। उपकुश है मसूड़ों में यदि सूजन आ जा रही है, उपकुश उसे कहते हैं। उपकुश में कौन कौन सा दोष प्रधान है? रक्त और पित्त, रक्त और पित्त इन्वॉल्वमेंट है उपकुश में। कुछ क्वेश्चन आ सकता है, उपकुश में कौन सा रक्त प्रधान, कौन सा दोष प्रधान है, कौन कौन सा है? रक्त और पित्त। उपकुश में रक्त और पित्त इन्वॉल्वमेंट है। उपकुश को बोलते हैं जिंजिवाइटिस, यानी मसूड़ों में सूजन। मसूड़े जानते हैं, दांत के ऊपर की जो परत होती है मांसल, उसको मसूड़ों का सूजन कहा जाता है। और इसमें स्वेलिंग हो जाना घातक है। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी एक डिजीज होती है जो इससे मिलती जुलती है। क्या आप नाम बता सकते हैं उसका? स्कर्वी सर। हाँ, स्कर्वी में इसमें सड़न हो जाती है। कुल मिलाकर इसमें कोलेजन फाइबर मेंटेन नहीं रह पाते। पहले के जो नाविक होते थे वो समुद्र पार करते थे,
समुद्र, और उसमें जो है नींबू खट्टी चीजों को नहीं रखते थे। तो वो जब वहां पहुंचते थे तो उनको जिंजीवाइटिस हो जाती थी और उससे इनकी मौत भी हो जाती थी। तो जब नींबू रखने लगे तो जिंजीवाइटिस होने की संभावना समाप्त हो गई। अगला देखिए, दंत विद्रिधि। दंत विद्रिधि डेंटल एब्सेस को बोलते हैं। दंत विद्रिधि लास्ट वाला है। दंत मांसेषु रक्तपित्तात् पाको भवेत् स उपकुशो प्रतिष्ठा स्यान् दंत विद्रिध्यपि दंत मांसे सोफः कफाच शोणित स उत्थित संचयोत। तो इसमें कौन कौन सा दोष इन्वॉल्व है डेंटल विद्रिधि में? ये जो है दंत विद्रिधि में कौन सा इन्वॉल्व है? रक्त और कफ। रक्त और कफ इन्वॉल्वमेंट है दंत विद्रिधि में। उपकुश में क्या इन्वॉल्वमेंट है? रक्त और पित्त। रक्त और पित्त। और तालु विद्रिधि में कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है? त्रिदोष है। और उपजीविका में, अदर जीविका में रक्त कफ केवल दोष। कफ। जब हम कफ का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो यहाँ पर सूजन हो जाती है उपजीविका, तो उसमें लंघन चिकित्सा दी जाती है। इसीलिए कफ की वजह से हो रहा है, इसलिए लंघन दिया जाता है। मुख में तीक्ष्ण द्रव्यों का धारण करना भी एक प्रकार की चिकित्सा है। आइए अब हम लोग एक फेमस डिजीज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गलगंड। गलगंड इंडिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैला हुआ बीमारी है और इसको आयोडीन से कोरिलेट किया जाता है। आयोडीन नमक इसीलिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। पहले के नमक में गांठदार नमक होते थे, उसमें आयोडीन नहीं होता था, लेकिन अब पोटेशियम आयोडाइड वगैरह इसमें नमक में कुछ कंसंट्रेशन में मिलाया जाता है, जिससे गलगंड की समस्या समाप्त हो रही है। गलस्य पार्श्वे गलगंड एकः, अगर एक गंड है तो गलगंड। स्यात् गंडमाला बहु, अगर बहुत है तो गंडमाला कहेंगे। तो असल में इन दोनों की पैथोफिजियोलॉजी में बहुत अंतर है। अगर गंडमाला बन रही है तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल एडेनाइटिस, सर्वाइकल, फिर ADENITIS, एडेनाइटिस बोलते हैं इसको, सर्वाइकल एडेनाइटिस। ये क्यों होता है? क्योंकि गले में बहुत सारे लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं, जब वो फूल जाते हैं तो गंडमाला बन जाती है। ये थायराइड वाले हार्मोन से बिल्कुल अलग है। थायराइड वाला गलगंड बोलते हैं इसको, ग्वाइटर। और इंडिया में ये आयोडीन की कमी से होता माना जाता है। तो इसमें अब देखते हैं साध्या स्मृता। अगर ये सारे साध्य है, ये गंड वाला भी साध्य है, गंडमाला भी साध्य है। कभी कोई पूछ ले, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि गंड, एक गंड है तो साध्य बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट है। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दोनों ही साध्य हैं, परंतु जब पीनस, पार्श्वशूल, काज, ज्वर, छर्दी ये सब भी इसके साथ हो जाए तो ये असाध्य है। पीनस क्या होता है? किसी को पता है पीनस क्या है इंग्लिश में? बताइए। क्रोनिक राइनाइटिस, पार्श्वशूल, काश, कोमल उपद्रव, ये सब हो जाएगा तो असाध्य हो जाएगा दोनों। वैसे साध्य है। अभी चिकित्सा भी बताई जाएगी, सभी प्रकार के शोथों के बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद चिकित्सा भी बताई जाएगी बाद में एक साथ। लेकिन आप आचार्य चरक से ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा कि इसकी इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के कारण इसमें ज़्यादा क्रियाएं आपको बताएंगे नहीं विधि पूर्वक। इसकी आपको असली चिकित्सा सुश्रुत संहिता में ही मिलने वाली है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है शवथु चिकित्सा, तो क्या क्या बताया गया है वो आपको देखना होगा।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चिकित्सा के बारे में आ रहा है। तेसाम सिरा काय सिरो विरेका, कॉन्सेप्ट बता देंगे, बाकी कैसे क्या करना है वो सुश्रुत में भी बेहतरीन तरीके से, इनसे ज़्यादा बेटर तरीके से बताया गया है। तेसाम सिरा काय सिरो विरेका, 3 प्रकार की विरेचन देनी है। सिरा विरेचन यानी सिरावेद, काय विरेचन यानी विरेचन, सिरो विरेचन यानी नस्य क्रियाएं। जब सिर में होगा तो सिरो विरेचन बेस्ट रहेगा। बाकी आप सिरावेद खून को साफ करने के लिए है, काय विरेचन भी पित्त के समनार्थ किया जाता है, शोधनार्थ किया जाता है। धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम, पुराने घी को पिलाना भी एक प्रकार की चिकित्सा है। पुराने घी को पित्तज रोगों में ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। धूम जो है कफज रोगों में अच्छा रहेगा। स्याद लंघनम, लंघन जो है उन रोगों में लंघन, सालू आदि जो मुंह में हो रहे हैं। वक्र भवेशु, जो मुंह वाले हो रहे हैं वो उसमें कफ बढ़ा हुआ था, देखिए सालूक वगैरह में आप उसमें देख रहे थे कि ऊपरी जीवा अधर जीवा कफ है। तो स्याल लंघनम वक्र भविष्य, और वैसे भी लंघन अगर आप दे रहे हैं तो ये त्रिदोष सामक भी होता है। लंघन जो है त्रिदोष सामक, तो अगर त्रिदोष से हो रहा है, कफ से हो रहा है, सभी रोगों को समाप्त कर रहा है ये लंघन। प्रघर्षणम स्याद कबल ग्रह, कबल ग्रह भी दिया जाता है। कवल और गंडूस में क्या अंतर है, किसी को पता है? कवल और गंडूस में क्या अंतर है? In Gandusha, the medicine will be filled in the mouth in Gandusha. And in Kavala, half part is filled in the mouth. उसमें गति कराते हैं। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि गति जो है कवल में कराते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ठीक है, कवल में गतियां होती हैं, गंडूस में लिक्विड भरा रहता है, उसमें गंडूस नहीं, उसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है। आगे देखिए, ग्रंथि का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ पर किया है, तो यहीं पर किया हुआ है। ग्रंथि शिष्ट को बोलते हैं, शिष्ट को ग्रंथि बोली जाती है। और ये 2 प्रकार की मेनली ग्रंथियां होती हैं, एक मेदोज, एक मांसज। दोनों की क्वालिटीज में कुछ अंतर है कि मेद वाली जो है वो स्निग्ध और चंचल है। मांस वाली क्या है, मांस वाली उसमें वेदनाएं कम होंगी, ये महान क्षेत्रों में होगा, मतलब थोड़े बड़ा क्षेत्रों में ये होगा, और चलता का गुण इसमें नहीं रहेगा। ये 2 प्रकार ग्रंथि, जैसे ग्रंथि मांस के विकार से उत्पन्न होती है, वह बड़ी होती है, उसमें वेदनाएं का सर्वथा अभाव होता है। तो चंचल कौन सी है, मेद वाली। स्निग्ध भी मेद वाली है, मांस वाली इस तरह की है। तो अंगय एक देशे स्व अनिलादिभि, अनिलादिभि मतलब वातादि दोष, स्यात् स्वरूपधारी स्फुरणः स्थिराभि, इसमें स्फुरण स्थिराभि कहा गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार के रोग में सिराओं में स्फुरण रहता है। तो ग्रंथि है, ग्रंथि महान, तो ये जो है मांस से होने वाले महान होगा। और मेद भव स्निग्धतम चलश्च, चल होगा। देखिए ग्रंथि क्या है, शिष्ट क्या है कि स्किन के नीचे कोई पार्ट उभार बन जाना और स्किन को ढकेलते हुए ऊपर आना। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, या तो एकदम अंदर मांस में गड़बड़ी हो रही है उसके वजह से, या फिर ऊपर में केवल मेद से ही गड़बड़ी हो रही है। तो मेद वाला थोड़ा चलायमान रहेगा, यहाँ से ढकेलेंगे तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन मांस क्योंकि फिक्स्ड स्टेट में होता है तो ये ज़्यादा चलायमान नहीं रहेगा, और इसमें दर्द भी कम ही होगा, और ये स्निग्ध होगा ऊपर वाला, क्योंकि फैट
से मिलकर बना है, एक देश में हो गए। ग्रंथि, ग्रंथि के भेदों को देखिए, चरकने, वातज, पित्तज, कफज, सिराज, मांसज और मेदोज। ये इतने प्रकार के ग्रंथि बताए हैं, 6 प्रकार की ग्रंथियां बताई हैं इसमें, मेदोज, सिराज, मांसज, मेदोज। और इसको इसको जो है नोड्यूल, वैसे तो नोड्यूल बोला जाता है, सिस्ट, सिस्ट रहने दीजिएगा इसका ट्रांसलेशन, इसका नोड्यूल ट्रांसलेशन कीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर सिस्ट भी दिया हुआ है, दोनों ही आप कह सकते हैं, सिस्ट या फिर ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट। और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी चिकित्सा, ग्रंथि रोग की चिकित्सा। तो ग्रंथि रोग की चिकित्सा में सबसे पहले आपको देना होगा, आप ये समझ लीजिए कि दोष शरीर में बढ़े हुए हैं और ग्रंथियां बनी जा रही हैं, तो हमें संशोधन कर लेना चाहिए। पहले बॉडी का संशोधन किया जा रहा है, फिर स्वेद दिया जा रहा है, थोड़ा सा उल्टा प्रोसीजर है। जनरलाइज्ड में क्या, पहले स्नेहन स्वेदन देते हैं, फिर शोधन देते हैं, लेकिन इसमें संशोधित स्वेदम स्वेदितम अश्म काष्ठे सांकुष्ठ दंडय विलय, फिर इसका विलयन कराना है। विलयन मीन्स घोलना है उसको। अब घोलने के लिए कई चीजें हैं, डंडे से घोलिए, ये देखिए विलयन, उसको दबाकर उसको विलयन कराना है। जब आप स्वेदन करके विलयन करना है, याद रखिएगा, बिना स्वेदन किए विलयन नहीं हो सकता, वो बनी रहती है, गांठ बनी की बनी रहती है। स्वेदन कर देते हैं तो गांठ पिघलने लगती है। अब अगर उसमें थोड़ा भी आप ये देखें कि उसमें पाक क्रियाएं होने लगी हैं, विपाटे च उद्धृत्य भिषग सकोशम शस्त्रेण दग्ध्वा व्रणवत् चिकित्सा। तो इसमें आपको व्रणवत् चिकित्सा करनी है, काट देना है, बेसिकली इसमें चीरा लगाना है। विपाटे मीन्स होता है चीरा लगाना, और उसको जो है शस्त्र से जला देना है। शस्त्रेण दग्ध्वा, शस्त्रेण दग्ध्वा का क्या मतलब है कि अगर हाँ, नहीं, पीड़न तो अलग है, पीड़न अलग है। जैसे मान लीजिए कोई व्रण है, व्रण के ऊपर आप जो है उपनाह लगाते हैं, जिससे वो पाक क्रिया को प्राप्त हो जाता है, तो ये तो व्रण की चिकित्सा है। लेकिन ये विलयन भी एक प्रकार का, उसी प्रकार का है कि आप उसको आप ढीला कर रहे हैं, तभी तो वो बाहर आएगा। और उसके बाद उसके जो क्षेत्र को जला देना है पूरी तरह, क्योंकि बैक्टीरिया अगर वहां पर रिसाइड कर रहा है या फिर उसकी पूरे वहां पर बचे हैं, तो वो फिर से बना सकते हैं। वहां पर फिर से कौन सा रोग बना सकते हैं ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ होगा, क्षतज विसर्प। क्षतज विसर्प बन जाएगा अगर आपने ग्रंथि की चिकित्सा सही से नहीं की। उसमें बचा हुआ है, अदग्धम ईषत परिशेषितस्य प्रायति भूयो अपि शनैर विवृद्धम तस्मात् देशे कुशलः समनच्छेद्यो भवेत् विक्ष शरीर देशम। तो ऐसे लोग, ऐसे में बुद्धिमान चिकित्सक को शस्त्र द्वारा काटकर उसका समूल नाश करना है आपको, क्षतज विदृधि वरना हो जाएगी। उपद्रवम तम प्रविचार्य तस्थैक भेषजे, तो उसके बाद पूर्वोक्त चिकित्सा देनी है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट, क्षतज विसर्प स्टार्ट हो जाएगी और फिर परेशानियां बढ़ने लगेंगी। वही बात बताई जा रही है कि एक बुद्धिमान वैद्य को व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए, और क्षतज विसर्प की समान चिकित्सा बाद में करनी चाहिए जब ये बन जाए। अब बात आती है ग्रंथि रोग की असाध्यता। ग्रंथि कहाँ कहाँ पर हो जाए तो असाध्य है,
तो 4 जगह होती है जहां पर ग्रंथि होने के बाद ये असाध्य घोषित कर दी जाती है। गले, मर्म, कुक्षी, उदर। गले, मर्म, कुक्षी, उदर रोगों में जब ये होती है तो असाध्य हो जाएगी। विवर्जयेत कुक्ष उदर आश्रितं च तथा गले मर्मणि संसृतं च स्थूलः खरश्चपि भवेद् विवर्ज्यं यस्यपि बाल स्थविर बालानां। या फिर बालक हो, वृद्ध हो या दुर्बल व्यक्ति के शरीर में हो रहा है वो भी असाध्य हो जाता है। आगे देखिए, अब बात आती है ग्रंथि और अर्बुद में सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है। ग्रंथि एंड अर्बुद, इट इज रिलेटेड और नॉट रिलेटेड। तो ग्रंथि और अर्बुद में बहुत सारी इसमें जो है बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे। ग्रंथि और अर्बुद में बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, 5 चीजें हैं जो सामान्य होती हैं। इसी वजह से अर्बुद की चिकित्सा भी ग्रंथि के समान करना चाहिए। अर्बुद है ट्यूमर फॉर्मेशन होती है उसमें, जैसे इसमें जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कई प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं, कुछ कैंसरस होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस होते हैं। तो डेफिनेशन की यदि बात करें तो यहाँ पर लिखी हुई है चिरवृद्धिया अपाक। इसमें पाक नहीं हो रहा है, ट्यूमर बढ़ा जा रहा है बढ़ा जा रहा है। जब कोई चीज पाक करके फूट जा रही है तो वो बेस्ट है, वो व्रण है, वो बेस्ट है, वो जल्दी ठीक होगा। लेकिन ये चिरवृद्धिया अपाकम, महानतम अनल्प मूलम। अनल्प मूल मतलब जिसका मूल छोटा नहीं बहुत बड़ा है। मंद रुजम, दर्द कम होगा लेकिन अंदर से मारने वाला बनता है, थोड़ा बड़ा है। गात प्रदेशे कच्चिदेव दोषः समुच्छ्रितां मांस अपि प्रदुष्य। वृत्तम यानी गोल है, स्थिरम यानी रुका हुआ है, मंद रुजम महांतम अनल मूलम, चिर चिरकारी है और अपाकी। चिर मतलब चिर वृद्धिया है और अपाक। तो ये इस प्रकार के लक्षण सुश्रुत में बताए गए हैं। सुश्रुत में अच्छी चिकित्सा बताई जा रही है इसकी, लेकिन 5 चीजें जो सिमिलर हैं ग्रंथि और अर्बुद में, उनका नाम आपको याद रखना है। ग्रंथिर अर्बुदानाम च यतो विशेषा, यतो अविशेषा प्रदेश हेत्वा आकृति दोष दूसया। यही 5 चीजें आपको याद रखनी है। प्रदेश मीन्स क्या हुआ, व्हाट इज द प्लेस, सेम प्लेस। हेतु आकृति दोष दूष्या। ततस्य चिकित्सेद अर्बुदानी विधानविद ग्रंथिश्चिकित्सतेन। मतलब ग्रंथि रोग के समान ही अर्बुद की भी चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा चरक का मानना है। तो 5 चीजें सिमिलर हैं, प्रदेश, हेतु, आकृति, दोष, दूसया। और ये डेफिनेशन, अर्बुद का डेफिनेशन भी बता दिया। सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 11, निदान अध्याय 11 में है। सुश्रुत के निदान इस स्थान में कितने अध्याय आप लोग बता सकते हैं? 12, पक्का 16, 16 होते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बात आ रही है अलजी के बारे में। श्यान मांस, ये जो है मांस दूषी, ये इन सब रोगों के बारे में अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार की पीड़िकाएं हो रही हैं। तो ताम्रा शशूला पीड़िका भवेद्वा सा अलजी नाम परिश्रुता आग्रह। इसमें परिश्रुत यानी स्राव निकलता रहता है, सर्वदा स्राव बहता रहता है।
स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? चलिए Yes, sir. ताम्र शशूलः पीडिकः भवेद्वा अलजी नाम परिश्रुता आग्रह। तो ताम्र वर्ण की जब बन जाए पीड़िका पूरे शरीर में, अग्रभाग से सदा ही इसमें से स्राव निकलता हो, सूल युक्त हो, ताम्र वर्ण की हो, उसको बोलेंगे अलजी। अलजी का कोई अभी मैंने नहीं ढूंढा है कि इसको मॉडर्न में क्या बोलते हैं, में लिखा भी नहीं है, लेकिन मिला भी नहीं था। ताम्रश शूला पीड़िका भवेत्वा भवेद्या सा अलजी नाम परिचित आग्रह। फिर इसके बाद है विटलो। विटलो को मांस दूषी बोला जाता है। इसमें देखिए नाखून, जैसे हमारी उंगलियां हैं, उंगली के ऊपर ऐसे नाखून होते हैं, नाखून, और इसके मध्य में जब बन जाती है, यहाँ पर सूजन आ जाती है, इसको बोला जा रहा है, इसको विटलो बोलते हैं। मॉडर्न में विटलो बोलते हैं, और आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं, मांस दूषी। ये लिखा हुआ है मांस दूषी। तो इसमें सोफ होगा, लेकिन अछत देखे होंगे कि ये छतवान नहीं रहता है, ये मतलब ये इसमें सूजन भले हो लेकिन ये फटा नहीं रहता है, यही देखिए खासियत है। सोफो अक्षत चर्म नखांतरे स्यान मांस दूषी भृश शीघ्र पाका। इसमें शीघ्र पाक तो हो रहा है, बहुत जल्दी समाप्त हो भी जाता है, और मांस के दूषण के मांस दूषित का नाम है, और ये किसके चर्म और नख के अंतर्गत हो रहा है, अक्षत है। इसके बाद देखिए ज्वरान्विताम वंक्षण कक्षा जाया वर्ति निरति कठिनायता च। मतलब ज्वर के साथ कक्षा और वंक्षण में जब वर्ती के आकार, वर्ती मीन्स होता है एक, वर्ती मीन्स होता है ये जो सिस्टम है, एक जैसे दीपक जलाते हैं उसमें बत्ती का प्रयोग करते हैं, उसी के आकार की एक लंबी सी होगी। कहाँ कहाँ पर, कक्षा और वंक्षण। कक्षा और वंक्षण को आप लोग जानते हैं क्या है। कक्षा जहाँ पर हमारे हाथ हमारे धड़ से जुड़ रहे हैं, तो इसके यहाँ वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं कक्षा, और वंक्षण भी इसी प्रकार का है। वंक्षण जहाँ पे हमारा पैर धड़ से हमारे जुड़ रहा है, इसके इस तरह का रीजन को बोलते हैं वंक्षण। तो ये दोनों ही सिमिलर हैं, और यहाँ पर किस प्रकार की हो, एक वर्ती के आकार की हो, कठिन आयतन, तो उसको क्या, कौन सा बोलेंगे हम लोग, विदारिका बोलेंगे। विदारिका, ये विपादिका नहीं है। विपादिका जो है पैरों में होती है, पैरों और हाथों में बेवाइयां पड़ जाना विदारिका है, लेकिन ये विदारिका है, और इसको मॉडर्न में लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे लिम्फ जो है उसमें सूजन आ जाना, लिम्फेडेनाइटिस। कफ मारुताभ्याम, इसमें कफ और मारुत की ज्यादा होती है, कफ और मारुत है इसीलिए इसका ये शेप मेंटेन हो रहा है। तेसाम यथा दोष उपक्रम स्यात्, इसकी उपक्रम दोषों के अनुसार करना चाहिए। विश्रावणम पिंडिको योपनाः पकेषु चैव व्रणवत् चिकित्सा, जो पाक को प्राप्त हो गया उसकी व्रणवत् चिकित्सा करेंगे और उपनाह देंगे, पिंड को उपनाह। विश्रावण, विश्रावण क्या होता है, विश्रावण जो है, विश्रावण में रक्त विश्रावण, रक्त विश्रावण को कौन सी अवस्था में करते हैं, आम, पच्यमान या पक्व अवस्था, बताइए आप लोग। रक्त विश्रावण बाई जलोका, पता है आप लोगों को।
आम पच्यमान कब करते हैं? रक्त विश्रावण आम अवस्था में करते हैं, आम अवस्था में करते हैं रक्त विश्रावण। तो यहाँ पर हो गया, ये सारी चिकित्सा आप लोगों ने देख ली, रक्त विश्रावण, पीड़िकाओं उपनाम या व्रण के समान चिकित्सा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इरप्शन। इरप्शन विस्फोट को बोलते हैं और ये पित्त इसमें ज़्यादा बढ़ती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको इरप्शन ही बोलते हैं। विस्फोटा सर्व शरीर गास्तु स्फोटा सराग ज्वर तर्ष युक्ता। तर्ष का मतलब होता है तृष्णा, यानी प्यास लगना। आगे देखिए, आगे आ रहा है कुछ और रोग, जैसे कक्षा, पित्तज पीड़िका, रोमांतिका, फिर मसूरिका। ये 4 रोग और पढ़ लेते हैं। कक्षा जो है, कक्षा को मॉडर्न में हर्पीस जोस्टर बोला जाता है। हर्पीस जोस्टर, जैसे एक मनुष्य के, जो मनुष्य होते हैं, ये मान लीजिए हाथ है उसकी, ये पैर है, तो वो जनेऊ धारण करता है। जनेऊ धारण करने वाला रोग कौन सा है? हर्पीस जोस्टर। अब जनेऊ धारण करने की वजह से नहीं हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये दिखता उसी तरह है। तो लेफ्ट से राइट होता है, तो ये अगर राइट हैंड है तो यहाँ से यहाँ की ओर जो यज्ञोपवीत बांधी जाती है, यज्ञोपवीत प्रतिमा प्रभुता पिता निलिभ्याम जनितास्तु कक्षा। कक्षा, कक्षा किस रोग को कहा जाता है? कक्षा तो एक प्लेस भी है, इस प्लेस को कक्षा बोला जाता है, लेकिन यज्ञोपवीत प्रतिमा प्रभुता पित्त और अनिल, पित्त और वात से होने वाले, पित्त और वात जब रहती है तो बहुत भयानक जलन होती है। हर्पीस जोस्टर बोलते हैं इसे। अगला देखिए कौन सा रोग आ रहा है, यश्चा बरा शिव पीड़िका प्रकीर्णा स्थूल अणु मध्या अपि पित्त जास्ता। ये बेसिकली पित्तज प्रकार की पीड़िकाएं हैं। जनरली ये पित्तज पीड़िकाएं जो है, ये पित्तज पीड़िकाएं होती हैं, किस प्रकार के रोग में होती हैं? शुगर में, डायबिटीज में आपको देखने को मिलेंगी। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, पित्तज पीड़िकाएं हैं। इसके बाद देखिए, क्षुद्र प्रमाणा पीड़िका शरीरे सर्वांग सहज्वर तृष्णा कंडुयुतः सा अरुचि प्रशेका रोमांतिका। रोमांतिका को बोलते हैं मीजल्स। और मीजल्स में कौन सा दोष इन्वॉल्व है? पित्त और कफ, पित्त कफा प्रतिष्ठा। रोमांतिका को मीजल्स बोलते हैं, पित्त और कफ इन्वॉल्वमेंट। तो हर्पीस जोस्टर में कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए, हर्पीस जोस्टर। हाँ, वेरी गुड। और यज्ञोपवीत वाला भी वही है। तो यज्ञोपवीत प्रतिमा प्रभुता, ये हो गया। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। क्षुद्र प्रमाणा पीड़िका शरीरे सर्वांग सज्वर तृष्णा। मीजल्स देखिए क्षुद्र प्रमाण के तहत बताया गया है। इसके बाद आ रहा है, यह सर्वगात्रेषु मसूर मात्रा मसूरिका पित्त कफात प्रतिष्ठा। पित्त और कफ से ये भी होने वाला रोग है। और मसूरिका को कुछ कहीं इंग्लिश ट्रांसलेशन में चिकन पॉक्स कहा गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको स्मॉल पॉक्स कह रहे हैं। तो मसूरिका को क्या बोला जाता है? तो अगर आप लेंथ की बात करें, मसूर के दाल के समान कौन सी होती है? तो चिकन पॉक्स ही होती है।
चिकन पॉक्स मसूर दाल के समान। जो स्मॉल पॉक्स होती है, जो अमेरिका वगैरह कंट्रीज में बहुत बड़े पैमाने पर फैली थी, उसकी पीड़िकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मसूरिका को कौन सा बोलोगे? चिकन पॉक्स बोलोगे, चिकन पॉक्स बोलोगे। और मसूरिका की जो चिकित्सा है विसर्प के तरह की जाती है और कुष्ठ रोग की तरह की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, विसर्प शांते विहिता क्रिया या ताम तेषु कुष्ठे च हिता विदध्यात्। तो ये सारे हो गए। और मसूरिका में कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है बताओ? पित्त और कफ। और रोमांटिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीजल्स। उसमें कौन सा दोष है? पित्त और कफ है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं हर्निया के बारे में। तो हर्निया भी एक प्रकार का सर्जिकल ही है, लेकिन आचार्य चरक ने मेंशन किया है तो इसको देखते हैं हम लोग। हर्निया हर्निया बेसिकली जो है क्या है, जो हमारे आंतरिक प्रदेश है, एक ये मान लीजिए बड़ी आंत है और एक छोटी आंत, बीच में छोटी आंतों का गुच्छा बना रहता है, पाइप्स। इसमें से कई कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां ढीले पड़ जाती है मांसपेशियां। तो जैसे आप लोग साइकिल वगैरह पहले चलाए होंगे, तो उसमें आप लोग जब टायर फट जाता था तो जो है उसमें हम लोग क्या करते थे? जब टायर फट जाता है, अगर ट्यूब फटी है तो ट्यूब को रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर टायर ही फट गया है तो ट्यूब की तो कोई गलती नहीं है। तो क्या करते थे, यहाँ पर एक हम लोग टायर के एक पार्ट को, यानी हार्ड जो टायर होता है उसके पार्ट को लाते थे और यहाँ पर चिपका देते थे, और उसके बाद इसमें हवा भर देते थे, रिपेयर हो जाती थी, कुछ दिन साइकिल और चल जाती थी। उसी प्रकार हर्निया का भी इलाज इसी मेथड पे किया जाता है। जो जो टायर के फटने की वजह से जो पंक्चर हो रहा है उसी प्रकार किया जाता है। एक जाली लगाई जाती है, इसमें भी ब्रग्न बोलते हैं, ब्रग्न बोल रहे हैं इसको। और जब आचार्य चरक ने ब्रग्न बोला है तो इसमें हाइड्रोसील का भी लिया है। अगर अंडकोशों में मूत्र की मात्रा बढ़ जाए तो उसको बोलोगे हाइड्रोसील। और जब स्निग्ध हो जाए तो ये मेदोज वृद्धि इन द अंडकोश, अंडकोशों में मेद की वृद्धि बताई जा रही है। ब्रग्न में क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कई भागों से बाहर आने लगती है, जैसे इंग्वाइनल हर्निया। और इसमें विशेष बात यह रहती है कि वो बाहर तो आ रही है लेकिन अंदर भी चली जाती है। तो ब्रग्नो अनिलाद्य वृषणे स्वलिंगैर आंत्र निरेति प्रविश्यन मुहुश्च, उसमें प्रवेश कर जा रहा है, स्क्रोटम में जो है पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट, क्षुद्र आंत्र का कुछ पार्ट पहुंच रहा है। तो यहाँ पर एक जगह होती है इंग्वाइनल कैनाल, उसी में से निकल के ये बाहर आ गया। इसके लिए क्या किया जाता है कि ये एक चीरा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है तो यहाँ पर एक कट लगाते हैं। ये वाला जो कट वाला ऑपरेशन था ये 20 साल पहले किया जाता था, मतलब आज से लगभग 20-25 साल पहले ये सारे ऑपरेशन किए जाते थे। आज भी किए जाते हैं, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, बट इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। इसमें ज़्यादा आपको चीर फाड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो इसके लिए आजकल एक मेथड अपनाया जाता है जिसका नाम है लेप्रोस्कोपी सर्जरी। लेप्रोस्कोपी सर्जरी आजकल की बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, जिसका अब आयुर्वेद में भी प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या करते हैं कि
सबसे पहले तो लेप्रोस्कोपी में कम डैमेज होती है बॉडी को, और ये 3 घंटे में ही पेशेंट घर जाने लायक हो जाता है, और 3-4 दिन के बाद तो वो फुटबॉल भी खेल सकता है। 3 से 4 दिन के बाद फुटबॉल भी। लेकिन अगर हम लोग टोटल सर्जरी कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं सर्जरी, तो उसमें कई दिनों तक वो पेशेंट 1 महीने के लिए बिस्तर पे, या 2 महीने 3 महीने के लिए बिस्तर पे रहेगा। लेप्रोस्कोपी में करते क्या है कि एक एक जो है 3 छिद्र रहते हैं, 3 छेद करने पड़ते हैं हमें, छोटे छेद। 5 मिलीमीटर का छेद करोगे, अगर 5 मिलीमीटर का छेद करोगे तो उसमें कैमरा एंट्री हो जानी चाहिए, मतलब हो जाएगी। 10 मिलीमीटर का छेद से जो मेश है, मेश जो है, आप लोग समझ रहे होंगे ये मेश क्या है। एक जाली है, जाली को अंदर इम्प्लांट किया जाता है। यहाँ पर एक जाली रख देते हैं, वहीं पर एक, फिर वहाँ सूचरिंग कर देते हैं। सूचरिंग अंदर, पहले देखिए इसमें एक डालते हैं, मैं ऑपरेशन की तकनीक बता रहा हूँ आपको लेप्रोस्कोपी की। एक इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसका काम क्या रहता है कि अंदर जाकर CO2 भर देना। CO2 क्यों भरते हैं, किसी को पता है CO2 क्यों भरते हैं? CO2 भरने से पेट जो है फूल जाता है, और जिससे विजिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर इसके अंदर इसी ट्यूब से कैमरा अंदर भेजा जाता है, लाइट कैमरा सब कुछ भेज के, इन दोनों से हम 2 इंस्ट्रूमेंट्स को भेजते हैं जो कि बाहर से कंट्रोल होते हैं, और यहाँ से जो पिक्चर है वो स्क्रीन पर विजिबल हो जाती है, स्क्रीन पर हमें दिखता है। अब जैसे स्क्रीन पर हम लोग गेम खेलते हैं, वैसे ही हमें वहाँ पर क्या करना है, मेश लगानी है। हाथों को बाहर से अंदर की ओर ढकेलना है, फिर यहाँ एक मेश लगा दी। इस मेश लगाने की प्रक्रिया में 1 घंटा से 2 घंटे लग सकते हैं, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर या फिर सर्जन। 1-2 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि आते हैं उसमें कई चीजें रहती हैं। एक टिपिकल टास्क है, अभी ऐसे बता देना कि तुरंत लगा देना, जोड़ देना, ये इजी है, लेकिन लेप्रोस्कोपी में स्क्रीन पर देखकर ये काम किया जाता है। ये चिकित्सा आजकल हो रही है इसकी। मूत्र वृद्धि, आंध्र, तो ये सारे चिकित्सा आप लोग देख सकते हैं। मूत्रेण पूर्णम मृदु मेधसः च स्निग्धः च विद्यात् कठिनः च शोथः। आगे देखिए, तो हर्निया का आप लोग देख लिए। हर्निया इंग्वाइनल हर्निया होती है, और एक एक जो पेट के नाभि में होती है, नाभि प्रदेश में भी एक हर्निया होती है। उसको कौन सी हर्निया बोलते हैं? अम्लाइकल हर्निया। हाँ, अम्बलाइकल हर्निया। उसमें अगर बच्चों में ही वो ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर उस समय सही से इसका नाभि नाल कर्तन अच्छे से नहीं किया गया, तो यहाँ कमजोरी रह जाती है, और खांसने वगैरह पे आंत बाहर आ जाती है। बाहर इसका इलाज क्या है कि वही मेश लगा देना, मेश लगा दीजिए लेप्रोस्कोपिक मेथड से। अगर लेप्रोस्कोपी वाला सही से नहीं हो पा रहा है, तो ओपन भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, नाभि, वृषण, वंक्षण, 3 जगह से ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। चिकित्सा है विरेचन, अभ्यंग, निरुह, लेपा, पक्वेषु चैव व्रणवत् चिकित्सा। पक गया है तो व्रण के समान। स्यान मूत्रमेधः कफजः विपाट्यम विशोध्य सीव्य द्रवेण पक्वम। तो मूत्र से है या फिर कफ है, तो उसमें विपाटन यानी एक चीरा लगाइए, विशोधन कर लीजिए, और फिर सीवन करके व्रणवत् चिकित्सा। अब आगे हम लोग देखते हैं फिस्टुला इन एनो, इसको बोलते हैं भगंदर। सुश्रुत ने 5 भगंदर बताए, वाग्भट ने 8 बताए। भगंदर में क्या होता है कि पीछे बैक साइड में हमें एक छोटी फुंसी पहले निकलती है, और उसको अच्छे से नहीं रखते हैं, उसका इलाज नहीं करते हैं, तो वो अंदर 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 बढ़ने लगती है, एक कैनाल फॉर्मेशन बना लेती है। देखे होंगे आप लोग बहुत सारे ऑपरेशन में
इसके किए जाते हैं। तो कृमि, सूक्ष्म क्षणन, व्यवाय, प्रवाहन, बहुत सारे इसके निदान हैं। उत्कट आसन बैठने से, वहां पर उदस्य पार्श्व पीड़िका भ्रिसरति, पक्व भिन्नातु भगंधरम स्यात्। तो वहीं से स्टार्ट, वहीं से होता है, एक फोड़े से होता है, लेकिन वो अंदर 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 चला जाता है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने देखिए 5 भेद बताए। वात वाले को सत्वोनक बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है AIPGD में। वात से सत्वोनक, पित्त से उष्टग्रीव, कफ से परिस्रावी, सन्निपात से सम्मुखावर्त, आगंतुक से उन्मार्गी। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। और फिस्टुला इन एनो में हम लोग जो डायरेक्शन पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम बताइए। मतलब किस डायरेक्शन में फिस्टुला बना हुआ है, उसको पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रोब किया जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एषणी। तो आचार्य सुश्रुत ने जो इलाज बताए हैं इसके, ये जो भगंदर वगैरह के इलाज जो हैं वो 4 सूत्र से करने के लिए बताए हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि संहिताओं में, यानी बड़ी संहिताओं में 4 सूत्र का सबसे पहले विवरण कहाँ पर आया है, तो ये सबसे पहले विवरण इसी चैप्टर में 4 सूत्र का सबसे पहले चरक में वर्णन मिलता है, और उसका रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं। ये विरेचनम च ऐषण पाटनम, विरेचन करें, ऐषण करें, पाटन करें। विशुद्ध मार्गस्य च तैलदाह, उसके मार्गों को तैल से दाह कर दें। छोटा है तब करें, लेकिन अगर बड़ा हो गया है तो 4 सूत्रेण सुपाचितेन छिंदन्ति च अस्य व्रणवत्, अगर छेद कर रहे हो तो व्रणवत् चिकित्सा करना है, लेकिन छेदन करना थोड़ा मना किया जाता है इस प्रकार के व्रण में। छेदन करने से घाव बड़े हो जाते हैं। इसके बारे में सुश्रुत में भी श्लोक है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 17 में भी है कि नाड़ी व्रण को किस प्रकार से इलाज किया जाता है। तो नाड़ी व्रण बन जाने, उसमें फोड़े बन रहे हैं नाड़ी व्रण, तो जब स्टार्टिंग में रहता है तो वो भगंदर रहता है, लेकिन नाड़ी व्रण अंदर से फैल जाता है। अब ये देखिए क्या आ रहा है, स्लीपद रोग आ रहा है। स्लीपद फाइलेरिया को बोलते हैं। फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स के काटने से होता है। और इसमें एजेंट कौन होता है? वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। हाँ, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई होता है। तो जंघासु पिंडी प्रपरुदिष्टात् स्यात् स्लीपदम मांस कफा दोषात्। मांस, कफ और अश्र, यानी तीनों MKR, सिराओं में विधि समग्र तेक्षिते सरसप तेल लेपन। तो सरसप तेल लेपन बताया है चरक ने, और सरसप तेल पान किस आचार्य ने बोला है? तो सुश्रुत ने, फाइलेरिया की चिकित्सा में। स्लीपद में सिरावेद कराना चाहिए। कफनाशक, इसमें होता क्या है बेसिकली कि लिम्फ नोड्स में जब वो वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई जन्म लेने लगते हैं तो इस चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। अब इस चैनल में जब लिक्विड ज़्यादा रहेगा तो मोटे होने लगेंगे ये चैनल। तो जब चैनल मोटे होने लगेंगे तो हाथी पांव हो जाएगा। सुश्रुत ने स्लीपद के 3 भेद माने हैं। सुश्रुत पढ़ाते समय भी इन
सब बातों को देखिए क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। आगे देखिए सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस कोई बहुत बड़ा रोग इसमें नहीं है, इसको हिंदी में ही देख लेते हैं। दूषित हुए पित्त प्रधान मंद दोष अत्यंत तीव्र शोथ को उत्पन्न करता है। यह शोथ पतला, इसमें रक्त का पाप होता है। आगे देख लीजिए, आगे देखते हैं कि इसकी चिकित्सा भी है। विलंघनम रक्तमोक्षणम च विरुक्षणम काय विशोधनम धात्री प्रयोगांच शिशिरान प्रदेहान कुर्याद सदा जाकल गर्दभश। तो अनुक्त शोथों की चिकित्सा भी बताई गई है। और लास्ट में आगंतुक शोथों में बहुत सारी चिकित्सा है, जैसे विषैले में विषज चिकित्सा दी जाएगी। बाकी दोषानुसार विसर्प मारुत रक्तनुज। आगंतुक शोथों में वात और रक्त की चिकित्सा की जाती है। आप लोग बताइए, वात और रक्त की चिकित्सा की जाती है आगंतुक शोथों में। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा, बरगद की चिकित्सा हो, फिस्टुला इन एनो हो, क्षारसूत्र का पहली बार विवरण मिला है। ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा कल। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.